वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे लिक्विड स्टेट के बारे में और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस की, यानी कि अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन की। और हमने जाना था कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या बेसिक डिफरेंस है। सॉलिड के अंदर रिजिड पार्ट होता है, गैस के अंदर रैंडमनेस ज़्यादा होती है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे, लिक्विड से हम कंपेयर कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे वो दो थ्योरीज जो लिक्विड की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती हैं कि लिक्विड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, वो ये बताती है। तो पहली थ्योरी का नाम है वैकेंसी थ्योरी और दूसरी है फ्री वॉल्यूम थ्योरी। वैसे तो नाम से लग रहा है कि वैकेंसी खाली जगह, फ्री वॉल्यूम खाली जगह, तो शायद ये दोनों एक जैसी हों, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जानने की कोशिश करते हैं कि वैकेंसी थ्योरी लिक्विड के बारे में क्या बताती है और फ्री वॉल्यूम थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है लिक्विड को। वैकेंसी थ्योरी कहती है कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है किसी भी लिक्विड सैंपल के अंदर, वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो एक पार्टिकल है, उसके नजदीक नजदीक बहुत सारे पार्टिकल हों, कोई खाली जगह ना हो, और एक ऐसा हो कि उसी सैंपल के अंदर थोड़ी सी जगह में कोई भी पार्टिकल ना हो। सपोज ये जो पोर्शन है इसके अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं है, जो पार्टिकल है वो इस साइड है या फिर यहाँ पे है, इसके बाद और फिर से पार्टिकल के पास पार्टिकल है। अब ये देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बीच में वैकेंसी आ गई और इस साइड भी पार्टिकल है, इस साइड भी पार्टिकल है। जो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के क्लोज हैं और वैकेंसी से दूर हैं, सपोज ये वाला पार्टिकल जो है, इसके इस साइड भी पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल, ऊपर भी पार्टिकल, नीचे भी पार्टिकल, तो इसके सराउंडिंग जो पार्टिकल हैं इसको कहीं एस्केप नहीं करने दे रहे और ये पार्टिकल डायरेक्टली इस वैकेंसी के अंदर भी नहीं जा सकता, तो ये पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। और मूव ना करने की प्रॉपर्टी किसमें होती है पार्टिकल्स की? सॉलिड के अंदर। यानी इस तरह के पार्टिकल जो चारों तरफ से पार्टिकल से घिरे हों, उनके नजदीक कोई वैकेंसी ना हो, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे। दूसरा, वो पार्टिकल जो इस वैकेंसी के नजदीक हैं, लाइक ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, यहाँ इस साइड के पार्टिकल हैं, इस वैकेंसी के पास वाले जो पार्टिकल हैं वो इस वैकेंसी के अंदर जा सकते हैं, यानी वो इजीली मूव कर सकते हैं। जो पार्टिकल इजीली मूव कर सकता है वो पार्टिकल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? गैस की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि लिक्विड के अंदर दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कुछ पार्टिकल सॉलिड लाइक बिहेव करते हैं, कुछ गैस लाइक बिहेव करते हैं। यानी जो टोटल वॉल्यूम है लिक्विड का, सपोज VL लिक्विड का वॉल्यूम है, तो इसके अंदर से कुछ पोर्शन तो ऐसा होगा जो सॉलिड लाइक बिहेव करने वाले पार्टिकल का होगा और कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो गैस लाइक बिहेव करने वाले पार्टिकल का होगा। अगर हम इसके प्रोपोर्शन को देखें तो टोटल वॉल्यूम अगर VLV लिक्विड है तो सॉलिड वाला कितना प्रोपोर्शन होगा? वॉल्यूम फॉर सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम फॉर लिक्विड। और अगर मैं बात करूं गैसियस पोर्शन की, तो गैसियस पोर्शन कितना होगा? जितना लिक्विड का है उसमें से अगर सॉलिड वाला माइनस कर दूं तो कितना बच गया? ये गैसियस वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम यानी VL। VL माइनस VS अपॉन VL ये क्या है? गैसियस प्रोपोर्शन को बताता है। और VS अपॉन VL क्या बताता है? सॉलिड लाइक अरेंजमेंट के प्रोपोर्शन को बताता है। तो वैकेंसी थ्योरी कहती है कि जो भी लिक्विड है उसके अंदर दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सॉलिड लाइक बिहेवियर भी शो करता है कुछ जगह पे और कुछ जगह वो गैस लाइक बिहेवियर भी शो करता है। नेक्स्ट थ्योरी है फ्री वॉल्यूम थ्योरी। जो फ्री वॉल्यूम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो लिक्विड सैंपल है उसमें जो भी पार्टिकल होगा, सपोज एक पार्टिकल में यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ, तो इस पूरे सैंपल के अंदर इसके आसपास वाले पार्टिकल जो इसके सराउंडिंग में होंगे 10 to 12 जो पार्टिकल जो इसके नियरेस्ट नेबर होंगे वो कितनी दूर होंगे? वो एक प्रोक्सिमल डिस्टेंस के ऊपर होंगे। अब इस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए ये जो इसके सराउंडिंग पार्टिकल हैं उन तक पहुंचने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा
कुछ एक डिस्टेंस से मूव करना पड़ेगा। जितनी डिस्टेंस में ये मूव करके जाएगा और फिर टकराएगा अगले पार्टिकल से, जब वापस आएगा तो किसी और पार्टिकल से टकराएगा। लेकिन किसी भी पार्टिकल से टकराने के बीच में वो जिस स्पेस के अंदर रहेगा, वो जो ये स्पेस है, ये स्पेस जो खाली है जहां पे ये मूव कर रहा है, दिस स्पेस इज कॉल्ड फ्री वॉल्यूम। यानी फ्री वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम है? जिस वॉल्यूम के अंदर, जिस स्पेस के अंदर पार्टिकल एक पार्टिकल से टकराने के बाद दूसरे पार्टिकल तक टकराने तक बीच में रहता है। यानी जो इनकैप्सुलेट किया है बाकी पार्टिकल ने इस पर्टिकुलर पार्टिकल को, तो उस केज का जो वॉल्यूम होगा वही क्या है? फ्री वॉल्यूम है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टिकल जो हमने मिडिल में लिया है यही पार्टिकल इस फ्री वॉल्यूम को यूटिलाइज करता है। सपोज करो जो ये पार्टिकल यहाँ टर्मिनल पे दिखाई दे रहा है, इसके लिए जो ये फ्री वॉल्यूम क्रिएट होगा, कौन कौन क्रिएट करेगा? एक तो इसका नियरेस्ट नेबर ये हो गया, एक इसका नेबर ये हो गया, एक नेबर ये हो गया, एक अगला नेबर यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से। और ये सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल है। यानी कि जो पार्टिकल है उसी किसी भी डायरेक्शन में दूसरा पार्टिकल होगा जो उसके सराउंडिंग वाला होगा। ऐसा तो नहीं कि उसी प्लेन में होगा, किसी भी डायरेक्शन में होगा। तो जो ये पार्टिकल अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसके लिए फ्री वॉल्यूम कौन सा होगा? जो केज बनाया है इन सराउंडिंग पार्टिकल्स ने, स्फेरिकल केज बनाया है, इस केज का जो वॉल्यूम होगा वो इस पार्टिकल के लिए फ्री वॉल्यूम होगा। ये पार्टिकल इस स्पेस के अंदर इजीली मूव कर सकता है। तो फ्री वॉल्यूम थ्योरी क्या कहती है? फ्री वॉल्यूम थ्योरी कहती है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके सराउंडिंग थोड़ा सा स्पेस होता है, हर एक पार्टिकल उस डेफिनेट वॉल्यूम के अंदर आगे पीछे आ जा सकता है, मूव कर सकता है। और 1 मोल पार्टिकल्स के लिए जितना टोटल फ्री वॉल्यूम होता है उसे मोलर फ्री वॉल्यूम या फिर फ्री वॉल्यूम कहते हैं। तो फ्री वॉल्यूम थ्योरी कहती है कि हर एक पार्टिकल के पास मूव करने के लिए स्पेस है, और वैकेंसी थ्योरी कहती है कि कुछ एक पार्टिकल तो सॉलिड लाइक बिहेव करेंगे और कुछ एक गैस लाइक बिहेव करेंगे। जो एवरेज बिहेवियर होगा वो लिक्विड का बिहेवियर होगा। अब ये तो थी दो थ्योरीज जो एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरीके से पार्टिकल होंगे लिक्विड के अंदर। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जो लिक्विड हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है एडिटिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टीज जो एडिटिव इन नेचर होती हैं। दूसरी है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करती है। और थर्ड जो है वो है एडिटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? देखो, जो एडिटिव प्रॉपर्टी है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो एडिटिव इन नेचर हो। यानी कि आपके पास अगर x नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो इससे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर t आ रही है, अगर मैं पार्टिकल्स इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं उसके हिसाब से प्रॉपर्टी भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। सपोज x नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू t है, मैं 2x पार्टिकल ले लूं, प्रॉपर्टी की वैल्यू t से इंक्रीज कर जाएगी या फिर 2t भी हो जाएगी। यानी कि अगर मैं पार्टिकल्स को इंक्रीज करता हूं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। लाइक मास, आपके पास एक सैंपल है, 100 पार्टिकल के लिए जो मास होगा m, 200 पार्टिकल के लिए जो मास होगा वो 2m होगा। यानी यहाँ पे जैसे जैसे हमने मैटर को ऐड किया वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐड होती चली गई। तो ये क्या होगी? मास क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकंड वन है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड ना करके पार्टिकल्स की जो इंटरेक्शंस हैं उस पे डिपेंड करे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करे कि जो आपका फाइनली मैटर बन रहा है वो मैटर किस तरीके की इंटरेक्शन से बन रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं डायमंड और ग्रेफाइट का। जो डायमंड है उसके अंदर भी कार्बन होता है और ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन होता है। ग्रेफाइट के अंदर वही कार्बन एटम है जो उसको सॉफ्ट बना के रखते हैं, और जो डायमंड है उसके अंदर वही कार्बन एटम है जो कि बहुत हार्ड होता है। तो जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है
सेम कार्बन एटम्स वो ग्रेफाइट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो डायमंड की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो इनकी बॉन्डिंग है उसके ऊपर प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है, तो इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन है एडिटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। कुछ एक प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो अगर अमाउंट जो है उसको चेंज किया जाए तो भी चेंज होती हैं, सैंपल का अगर अमाउंट चेंज करें मैटर का तो भी चेंज होती है, और अगर उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें उनके हिसाब से भी चेंज होती है। यानी कि वो एडिटिव इन नेचर भी है और कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर भी है, दोनों अगर साथ साथ हैं तो उन प्रॉपर्टी को बोलेंगे एडिटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। लाइक पैरा कोर है, रियो कोर है, वो सभी क्या है, एडिटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन यानी सरफेस के ऊपर टेंशन का क्रिएट होना, सरफेस के ऊपर खिंचाव होना। कैसे होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया आपके पास एक बीकर है और बीकर के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, और समझो ये लगभग लगभग आधे से ज़्यादा बीकर है। अब इतने लेवल तक ये बीकर है, मैं किसी एक पार्टिकल को लेता हूँ, अज्यूम करता हूँ यहाँ बल्क में ये वाला पार्टिकल मैंने अज्यूम कर लिया, और इस पार्टिकल के लिए अगर मैं फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस देखूं या फिर कहूँ मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखूं, तो ये पार्टिकल इस साइड भी अट्रैक्शन फील कर रहा होगा, इस साइड भी, ऊपर भी, नीचे भी, यहाँ भी, हर एक डायरेक्शन में इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होंगी। क्यों लग रही होंगी? जब मैं बल्क की बात करता हूं तो बहुत सारे पार्टिकल एक साथ इकट्ठे होते हैं। अब जो बहुत सारे पार्टिकल हैं, बीच में से किसी एक पार्टिकल को देखूंगा तो उसके सराउंडिंग में सारे एक जैसे पार्टिकल होंगे। जब पार्टिकल्स एक जैसे हैं, उनकी नेचर एक जैसी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो भी एक जैसी होगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा हो तो वो टोटली क्या करता है, कैंसिल कर देता है। यानी नेट फोर्स जो है वो नहीं लग रहा होगा जब मैं बल्क के अंदर वाले पार्टिकल की बात करूंगा। लेकिन सपोज करो मैं एक पार्टिकल अज्यूम करता हूं यहाँ सरफेस के ऊपर, यहाँ सरफेस पे कोई पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल के नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ भी पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी। यानी जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल है उसके लिए जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कहाँ हैं, सिर्फ इस बल्क की तरफ हैं। यह सरफेस से ऊपर जब कोई इस लिक्विड का कोई पार्टिकल है ही नहीं तो वो अट्रैक्ट क्या करेगा। और सपोज करो गैस के पार्टिकल हैं जो इसके वेपर बने हुए हैं, अगर वो अट्रैक्ट भी करेंगे तो क्योंकि गैस की डेंसिटी काफी कम होती है और पार्टिकल बहुत रेयरली अवेलेबल होंगे इसके आसपास इससे इसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो जो नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा वो किसकी तरफ होगा, बल्क की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा। ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, यानी कि जितना फोर्स होगा वो डाउनवर्ड होगा। जब फोर्स डाउनवर्ड होगा तो ये सरफेस वाला पार्टिकल नीचे की तरफ आना चाहेगा। जब ये सरफेस वाला पार्टिकल नीचे की तरफ आना चाहेगा तो ये इसके टोटल सरफेस को, जो भी लिक्विड का टोटल सरफेस है उसको, सरफेस एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। अब पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यानी कि इस सरफेस के ऊपर आप एक यूनिट लेंथ ले लो, उस यूनिट लेंथ के ऊपर डाउनवर्ड यानी बल्क की साइड कितना पुल लग रहा है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। जो पुल लग रहा है वो क्या है, फोर्स है। और पर यूनिट लेंथ की मैं बात कर रहा हूं तो वो क्या है कि लेंथ है। अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करता हूं, सिस्टम इंटरनेशनल की बात करता हूं, तो सरफेस टेंशन की यूनिट क्या बनेगी, फोर्स क्या होता है, न्यूटन, और लेंथ किस में आती है, मीटर में, यानी न्यूटन पर मीटर क्या होगी, इसकी यूनिट्स होंगी। और अगर मैं बात करूं सीजीएस सिस्टम की, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स जो है उसको लिखते हैं डाइन से, और लेंथ सेंटीमीटर में, यानी डायन पर सेंटीमीटर। ये सरफेस टेंशन की यूनिट होगी किसके अंदर, सीजीएस सिस्टम के अंदर।
तो सरफेस टेंशन के बारे में हमने अभी जाना कि सरफेस टेंशन है सरफेस को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, बल्क के द्वारा सरफेस के पार्टिकल को अंदर की तरफ खींचा जाता है, जिससे क्या होता है, सरफेस रिड्यूस होता है, कम हो जाता है सरफेस एरिया। नेक्स्ट एक टर्म आती है सरफेस एनर्जी। जो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी हैं उनके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जो सरफेस टेंशन वो क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब हम बात कर रहे हैं सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी क्या है, एनर्जी होती है जो यूनिट सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हम देते हैं। कैसे? सपोज करो आपके पास एक टू डायमेंशनल सेटअप है। टू डायमेंशनल सेटअप का मतलब आपके पास एक वायर है और आपने इसके ऊपर यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया जो मूव कर सकता है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब ये जो पिस्टन है ये काफी क्लोज है इस वायर के यहाँ पे, तो जब हम इसको लिक्विड के अंदर डुबोएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक फिल्म जनरेट हो जाएगी, लिक्विड की फिल्म बन जाएगी। अब लिक्विड की फिल्म बनने के बाद अगर सरफेस टेंशन है तो वो क्या करेगी, वो इस सरफेस को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। और अगर मैं फोर्स अप्लाई करके इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करना चाहता हूं तो मुझे इस पिस्टन को इस डायरेक्शन में मूव करवाना होगा। जब ये पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सपोज यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, इसका मतलब क्या है, इसने इतने डिस्टेंस कवर कर ली मेरा फोर्स लगाए जाने के बाद। अगर फोर्स लगाने के बाद डिस्टेंस कवर करता है तो कितना वर्क डन हुआ, कितना काम हुआ, जितना फोर्स लगा है मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस, जितना ये जो पिस्टन है ये इस तरफ मूव किया है, ये वायर इस तरफ मूव की है, और डिवाइड में कितना एरिया टोटल इंक्रीज हो गया। कितना एरिया इंक्रीज हो गया, जो एरिया अभी बना है, एक्स्ट्रा एरिया जो बना है, इतना जो एरिया था ये तो पहले से ही था, अब तो ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया अभी इंक्रीज हुआ है, इस एरिया की बात चल रही है। यानी कि सरफेस एनर्जी क्या है, उतना वर्क डन जितने में यूनिट एरिया को इंक्रीज किया जा सके। देखो एरिया से हमने डिवाइड किया तो क्या होगा, यूनिट एरिया के लिए बताएगा। तो यहां से सीधी सी बात है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है और एरिया क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। एरिया क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी ऊपर डिस्टेंस की एक पावर है, नीचे डिस्टेंस की दो पावर है, यहां से एक पावर कट जाएगी, क्या आएगा, फोर्स डिवाइड बाई डिस्टेंस। अब फोर्स क्या होगी, सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर, एसआई के अंदर फोर्स तो न्यूटन, डिस्टेंस मीटर यानी न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस में फोर्स है डाइन और डिस्टेंस होगी सेंटीमीटर यानी डाइन पर सेंटीमीटर। अब यही चीज तो हमने बात की थी सरफेस टेंशन के अंदर कि डाइन पर सेंटीमीटर या न्यूटन पर मीटर यूनिट जो है, और वही सरफेस एनर्जी के अंदर आ गई। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें एक हैं? नहीं, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इनकी डेफिनेशन भी अलग है, बट इनकी यूनिट्स जो हैं वो सेम होती हैं। हाँ, अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो सरफेस एनर्जी ज्यादा होगी, अगर सरफेस टेंशन कम होगी तो सरफेस एनर्जी कम होगी, लेकिन इनका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करता हूं तो वो क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ डाउनवर्ड या फिर टुवर्ड द बल्क। लेकिन सरफेस एनर्जी है वो वर्क डन जितना करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या कहूं मैं यूनिट एरिया को इंक्रीज करने के लिए। अब ये तो हो गया सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। अब सरफेस टेंशन हमें कहां देखने को मिलती है? सबसे कॉमन जो चीज आपने देखी होगी वो ये कि जब भी कोई वाटर ड्रॉपलेट गिरती है तो वो ना तो क्यूबिकल फॉर्म में होती, ना रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती, वो स्फेरिकल फॉर्म लेना चाहती है। आपने पानी को थोड़ा उछाल दिया, अगर वो गिरेगा तो स्फेरिकल शेप ले लेगा। बारिश की बूंदें हैं स्फेरिकल शेप ले लेती हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वाटर की सरफेस टेंशन की वजह से वाटर चाहता है कि मैं मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करूं।
अब वॉल्यूम को तो चेंज कर नहीं सकता, वॉल्यूम को तो वाटर चेंज खुद कर नहीं सकता, तो वो सरफेस एरिया डिक्रीज करने की कोशिश करता है। और जो स्फीयर है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो इक्वल वॉल्यूम के लिए किसी भी और शेप के सरफेस एरिया से कम है। मींस अगर a क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है स्फीयर का और क्यूब का, तो क्यूब का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, स्फीयर का सरफेस एरिया कम होगा। अब सरफेस टेंशन कहती है कि सरफेस एरिया स्मॉल करना है, कम करना है, रिड्यूस करना है, तो क्यूबिकल शेप तो ले ही नहीं पाएगा, इसलिए जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल होती है। नेक्स्ट आता है इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन का मतलब है कि आपके पास दो लिक्विड हैं, सपोज लिक्विड एक है जो नीचे की तरफ है, दूसरा लिक्विड यहाँ पे है। अब पहला लिक्विड और दूसरे लिक्विड की जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर नीचे की तरफ इस सरफेस से सरफेस टेंशन, ऊपर वाले बल्क की तरफ इस सरफेस की यहां से सरफेस टेंशन, तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो एल्जेब्रिक डिफरेंस आएगा। लाइक ऊपर वाला जो लिक्विड है उसके लिए सरफेस टेंशन है गामा 1, नीचे वाला जो लिक्विड है उसके लिए सरफेस टेंशन गामा 2। तो जो इंटरफेशियल टेंशन होगी, इंटरफेशियल टेंशन क्या है? नेट सरफेस टेंशन एट द इंटरफेस ऑफ द टू लिक्विड्स। जो लिक्विड 1 और लिक्विड 2 हैं, इन दोनों के जो बीच का इंटरफेस है, इंटरफेस पे टेंशन कितनी होगी? जितना इन दोनों की इंडिविजुअल सरफेस टेंशन का डिफरेंस होगा, मींस गामा 1 माइनस गामा 2। तो ये क्या होगी? इंटरफेशियल टेंशन होगी।